नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल संचय जनभागीदारी पहल के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इस पहल का लक्ष्य पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज। अमित शाह राज्य के दौरे पर। भाजपा का संकल्प पत्र करेंगे जारी। पार्टी ने दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। आरजी कर मेडिकल करप्शन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड। कोलकाता और इसके आसपास करीब 6 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी। बाढ़ और बारिश के बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से एनडीआरएफ ने 18,000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारी बारिश से प्रभावित अब तेलंगाना के खम्मम गांव का करेंगे दौरा। पैरा ओलंपिक्स में आज पैरा एथलेटिक और पैरा पावर लिफ्टिंग में दिखेगा भारत का जलवा। कपिल परमार ने कल पैरा जूडो में दिलाया कांस्य पदक। भारत ने अब तक 25 पदक जीते। अब पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास। शीर्ष स्तर पर 900 गोल करने वाले बने दुनिया के पहले फुटबॉलर। क्रोएशिया के खिलाफ नेशंस लीग में किया करियर का 900वां गोल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल संचय जनभागीदारी पहल के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में आयोजित होने वाले जल संचय जनभागीदारी पहल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर जोर देते हुए जल संरक्षण करना है और यह समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण से संचालित है। इस पहल का लक्ष्य पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करना है। और अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चली हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज से राज्य के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत चुनाव अभियान के साथ करेंगे और पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। शाम को वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी करेंगे। शनिवार को अमित शाह का एक रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि जम्मू से अमित शाह के अभियान की शुरुआत का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को उनके कल्याण और विकास के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करना है। राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर के बात की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर शांति और विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ ये क्षेत्र आतंकवादी हॉटस्पॉट से अब पर्यटक हॉटस्पॉट में बदल गया है। उन्होंने लिखा कि अपने 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर के लिए वो रवाना हो रहे हैं, जहां आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और कल कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ भी वो बातचीत करेंगे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह,
नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर अब वित्तीय अनियमितताओं के आरोप की जांच सीबीआई कर रही है और इस जांच में अब शामिल हो चुकी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। शुक्रवार को ईडी ने संदीप घोष के घर सहित उनके करीबियों के यहाँ 6 ठिकानों पर छापेमारी की। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को आरजी कर रेप हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंपी थी। इस बीच 2 सितंबर को सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा द्वारा पारित अपराजिता विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। नियमानुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि विधेयक को मंजूरी लेने पर निर्णय लेने से पहले तकनीकी रिपोर्ट भेजी जाए। ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने तकनीकी रिपोर्ट रोकी है और विधेयकों को रोकने के लिए राजभवन को दोषी ठहराया है। राज्यपाल ने सरकार को इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में अपना होमवर्क करने की नसीहत दी है। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल विधेयक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश द्वारा पारित समान विधेयकों की नकल है। ये अच्छी तरह जानते हुए कि इनमें से कुछ विधेयक भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ममता बनर्जी केवल बंगाल के लोगों को धोखा देने के लिए धरने की धमकी दे रही हैं। राज्यपाल ने पीड़ित के माता पिता की भावनाओं की भी अनदेखी करते हुए ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की राजनीतिक चालों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सीवी आनंद बोस ने टिप्पणी की, यह आधी सच्चाई पर चलने वाली आधी बुद्धि की सरकार लगती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने बहराइच के हरबख्श पुरवा गांव में चलाए गए भेड़ियों के तलाशी अभियान का जायजा लिया। रेणु सिंह ने कहा कि अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है और 2 भेड़ियों को अभी पकड़ना बाकी है। थर्मल ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है। इलाके को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है जिससे बाकी भेड़ियों को भी खोजा जा सके। पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए हम लोगों ने जो उनका जो अफेक्टेड एरिया था, जहाँ पे वो बच्चों को मार रहे थे या वो घायल कर रहे थे, उस एरिया को हम लोगों ने मैप कर लिया और उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, सेक्टर 1, 2 एंड 3, और एक सेक्टर हमने रिजर्व सेक्टर रखा है। और ये जो सेक्टर्स हैं, इनके जो इंचार्ज हैं 2 डीएफओज हैं और एक एसीएफ है। हम लोगों ने कमांड सेंटर को बनाया है जिसमें कि बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आएगी और पुलिस कंट्रोल रूम के साथ भी उसको हम लोगों ने सिनर्जाइज किया, उसके साथ भी हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया हुआ है। हम लोग थर्मल ड्रोन से हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं एनिमल्स को। ये वही इलाका है जहाँ पर 4 हम लोगों ने जो रेस्क्यू किए थे वुल्व्स के, उसको हम लोगों ने यहीं पे रेस्क्यू किया था। यही वाला इलाका जो काफी सेंसिटिव इलाका है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के दाऊदपुर दाखी गांव में एक जंगली जानवर ने सो रहे 6 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। सभी घायलों को अब चकिया संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि अस्पताल में भर्ती घायलों का इलाज जारी है और सभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। वन विभाग की टीम के अधिकारी रामचरित्र सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि गाँव में जाल और पिंजरे लगाए गए हैं ताकि जानवरों को पकड़ा जा सके। आज भोर में जो है दाऊदपुर, उसही और डकही, ये 3 गांव के मरीज आए हैं
जिनको एनिमल बाइट के रूप में डायग्नोस हुआ है और उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है। सारे 4 मरीज भर्ती हैं और एक मरीज जो है उनको सर पे काटा हुआ है। बाकी लोगों को जो है काटा हुआ उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया है। दाऊदपुर में 5 लोगों को जंगली जानवर द्वारा घायल किया गया, जिसकी शिनाख्त के लिए टीम गठित हुई है। गठित करके वहां जाल और पिंजरा लगा दिया जाएगा और टीम रन करेगी। हॉस्पिटल गए थे, वहां 5 लोगों को देखे हैं, वहां बयान लिए हैं और इसके लिए सरकार को लिखित सूचना भेज दिया जाएगा। और यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंगेश को उसकी जाति देखकर मारा गया और उन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया। सपा इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रही है। वहीं आज सपा नेता और यूपी विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। लाल बिहारी यादव आज जौनपुर के थाना बक्सा तहसील स्थित गांव अग्रौरा पहुंचेंगे और मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे। सपा ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल मंगेश यादव पिछले दिनों 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलर की दुकान पर हुई 1.5 करोड़ की डकैती की वारदात में शामिल थे। इसके बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने एनकाउंटर में 3 आरोपियों को पकड़ा था। तीनों के पैर में गोली लगी थी। बुधवार देर रात पुलिस को मंगेश यादव की लोकेशन सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के मिसिरपुर पुरैना गांव के पास मिली। पुलिस का दावा है कि घेराबंदी के दौरान मंगेश यादव ने फायरिंग की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में मंगेश बुरी तरह से घायल हो गया। उसके बाद उसे सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंगेश पर 1 लाख का इनाम था और उस पर लूट डकैती के कई मुकदमे दर्ज थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस के इस एनकाउंटर को नकली बताया। उन्होंने कहा कि जब गिरोह के मुखिया को पकड़ लिया गया तो फिर लूट की बरामदगी की जा सकती थी। उधर भाजपा ने सपा नेताओं के मंगेश यादव के घर जाने पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता में अपराध और अपराधी में जातीय भेदभाव को देख करके काम नहीं किया जाता। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि अपराधियों के साथ खड़े होने में सपा न्यूनता तक उतरी है। सपा के जाति प्रेम ने उत्तर प्रदेश को गर्व तक पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के बाद अब फिर से सपा नेता अपराधी के घर मातम पुरसी करने जा रहे हैं। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं और अब मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। एग्जिट पोल पर यह खबर है और एग्जिट पोल की पाबंदी को लेकर के एक मांग की गई थी जनहित याचिका के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे खारिज कर दिया। सीजेआई ने आज कहा कि ये चुनाव आयोग को तय करने दीजिए। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग नहीं चला रहा। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी लग रही है। तो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें एग्जिट पोल पर पाबंदी की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। स्पष्ट तौर पर ये कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट का लिटिगेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट का लिटिगेशन जैसा लग रहा है। खारिज करते हुए ये सख्त टिप्पणी की है। ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। एग्जिट पोल पर पाबंदी की मांग वाली जनहित याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। आपको याद होगा कि एग्जिट पोल पर फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव होने हैं उस पर शनिवार 5 सितंबर से ही रोक लगाई गई है। इस बीच जो याचिका दायर की गई थी पीआईएल के नाम पर, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि इसका कोई आधार नहीं है और साथ ही साथ कि चुनाव आयोग को ये तय करने दिया जाए
सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना इस बात के लिए बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग नहीं चला रहा। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ की स्थिति पर लगातार केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। बाढ़ की स्थिति को लेकर के गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राहत और बचाव के प्रयासों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकारों को अभी अपेक्षित और समय पर सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम्स ने अब तक आंध्र प्रदेश में 350 लोगों को बचाया है और लगभग 15,000 लोगों को बाहर निकाला है। तेलंगाना में अब तक 68 लोगों को बचाने का काम किया गया है और 3,200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कई प्रभावित व्यक्तियों का इलाज भी जारी है। साथ ही फंसे हुए परिवारों को भोजन और राहत सामग्री वितरित करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता की जा रही है। अतिरिक्त सचिव ने बताया कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने 65 उड़ानें भरी हैं और लगभग 71,000 किलोग्राम भोजन और राहत सामग्री पहुंचाई गई है। गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम्स का गठन किया है जो नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए शीघ्र ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। साथ ही बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए गृह मंत्रालय को भी ये टीम्स सुझाव देंगी। Central government has been extending all the requisite and timely assistance to the state government of Andhra Pradesh and Telangana in their relief and rescue efforts. In the night of 1st September itself, an heavy downpour happened under the directions of the Honorable Union Home Minister. Additional NDRF teams and Indian Air Force helicopters were mobilized to assist the state governments in their rescue and relief efforts. और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश के बाद आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना के खम्बम गांव का दौरा करेंगे। खम्बम गांव का क्षेत्र भारी बारिश की वजह से पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। बाढ़ की वजह से यहाँ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही फसलें भी खराब हुई हैं। किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है और केंद्रीय मंत्री आम जनता और किसानों के साथ भी मुलाकात करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ नुकसान के आकलन के संबंध में बैठकें भी करेंगे। गौरतलब है कि गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बुडामेरू कैंचमेंट और शहर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जक्कमपुड़ी मिल्क फैक्ट्री, कंद्रिका, अजीत सिंह नगर और अंबापुरम का हवाई सर्वेक्षण किया था। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए कृष्णा रिवर पर बने प्रकाशम बैराज डैम और खेतों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ बाढ़ से प्रभावित आम लोगों और किसानों के साथ मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थिति को सामान्य बनाने और पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दिन रात काम कर रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में बारिश का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली और नैनीताल जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत और टिहरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर गुजरात के भी कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने वलसाड़, नवसारी, सूरत, भावनगर, अमरेली, साबरकांठा, महसाड़ा, बनासकांठा, पाटन और कच्छ में येलो अलर्ट के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली। बारिश से भले ही मौसम थोड़ा सा सुहाना हुआ हो, लेकिन बावजूद इसके लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पानी भरा हुआ है तो वहीं सड़कों पर भी पानी लबालब है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर राजस्थान से। राजस्थान में अब एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के 108 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा 20 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने गुरुवार रात को तबादले के आदेश जारी कर दिए। कार्मिक विभाग की लिस्ट के अनुसार जयपुर, जालौर,
अजमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, राजसमंद, चूरू और अलवर के जिलाधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। आदेश के अनुसार शुभ्रा सिंह को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं श्रेया गुहा को ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बना हुआ है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से पेयजल, खाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किया गया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और इस वक्त हमें बताने के लिए श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष अंशुल गर्ग जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। सर, घाटी में एक जो अमन का माहौल तो हुआ है साल 2019 के बाद, तो अगर हम श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में कितना इजाफा देखते हैं? पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, यात्रा संख्या में अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो डेटा जो यात्रा संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और सन 2022 में तो तकरीबन 51 लाख यात्री जो हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए थे और जो सन 2023 का डेटा है उसके अंदर वो संख्या जो बढ़ करके 95 लाख हुई थी। और ये जो डेटा है पिछले 2022 और 23 का, ये तकरीबन 10 साल के बाद ऐसी फिगर्स जो हैं हमें देखने को मिली हैं। सर, एक सवाल बार बार ये उठता है कि श्राइन बोर्ड की क्या भूमिका है, क्योंकि जो एक लास्ट अंतिम पायदान का यूजर है वो जानना चाहता है कि हम वहां पहुंचेंगे माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, तो बोर्ड हमें किस तरीके की सुविधा देगा? देखिए, बोर्ड का प्रयास है कि पंजीकरण से लेकर जो यात्रा रजिस्ट्रेशन हम जिसको कहते हैं वहां से लेकर के जब उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और पूरे यात्रा मार्ग पर, क्योंकि तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा यात्रा मार्ग है कटरा से लेकर भवन तक का, सारी सुविधाएं, चाहे वो खाने की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, वॉशरूम्स की सुविधा हो, स्वच्छ पेयजल की सुविधा हो, मुफ्त लंगर की सुविधा हो, प्रसाद की सुविधाएं हो, आरती में सम्मिलित होना हो, डॉर्मेटरीज में रुकने की व्यवस्था हो, तो सारी सुविधाओं को एक पैकेज में या एक प्लेटफॉर्म पे देने के लिए बोर्ड निरंतर काम कर रहा है। मार्ग में कहीं दुविधा आती है, कहीं भूस्खलन की बात हो जाती है, यात्री फंस जाते हैं, ऐसी स्थिति में या कभी ऐसा होता है कि डर का माहौल होता है, ऐसी स्थिति में जो लोग हैं आपसे कैसे संपर्क करें? एक तो 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड जो है श्राइन के आसपास मौजूद है, जिसके अंदर सीआरपीएफ की, पुलिस की, आर्मी की मौजूदगी है और बोर्ड की भी अपनी एक सिक्योरिटी विंग है जो काम कर रही है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई या परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा हमारा एक 24 आवर कॉल सेंटर काम करता है जिसके नंबर्स जगह जगह पर डिस्प्लेड हैं, जिसपे कोई भी यात्री किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो जानकारी लेने की बात हो, चाहे वो किसी मदद की बात हो। तो ये थे हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग, जिन्होंने बताया कि जो बोर्ड है वो किस तरीके से यात्रियों की सुविधा, उनकी सुरक्षा या उनके ख्याल के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कटरा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में सोलर एनर्जी से संबंधित कई उपकरणों को भी प्रदर्शित किया गया। बिजली के साथ ही सोलर एनर्जी के साथ चार्ज किया जाने वाला इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर और स्टेलर भी दिखाया गया है। किसानों के काम आने वाले ये उपयोगी उपकरण अब बिजली के साथ साथ सोलर पावर से भी चार्ज किए जा सकते हैं। प्रदर्शन में जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में किसानों के लिए भी खास तौर पे इस तरीके के जो है मिनी ट्रैक्टर, टिलर वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, लाए गए हैं, जो कि खास तौर पे जो है वो सोलर एनर्जी से चल सकते हैं और इसको चार्ज करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर प्लेट के माध्यम से भी इसको चार्ज किया जा सकता है, तो कह सकते हैं कि ये सोलर एनर्जी से ऑपरेट हो सकते हैं और किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी ये हो सकते हैं, जो कि कहीं पर भी इनको चार्ज किया जा सकता है बिना कोई रेगुलर पावर सपोर्ट के। सोलर एनर्जी से ये चार्ज हो सकते हैं। हमारे साथ जतिन कुमार जी, उनसे बात करते हैं क्या ये पूरा प्रोडक्ट है, किस तरीके से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। हमने ये प्रोडक्ट जो बनाया है ना, सिर्फ इसको ये बोल सकते हैं सोलर के साथ साथ ये जो घर पे हमारे बिजली आती है उससे भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी दूसरी खास बात ये है कि हमने इसको सेम प्राइस रेंज पे रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको ट्राई कर सकें। ये नई टेक्नोलॉजी है लेके आए हैं हम, और इसकी जो खास बात है ये कि
1 घंटे अगर इसको आप चार्ज करते हो आपका मात्र 8 से 10 रुपये का खर्चा आता है, और अगर आप एक दिन इसको 5 से 6 घंटे चलाते हैं एक चार्ज करने के बाद, तो आपका मात्र 35 से 40 रुपये का खर्चा आएगा, जो कि इसको अफोर्डेबल बनाता है। सोलर से इसको चार्ज करें तो किस तरीके से कितनी देर में चार्ज होगा, कितना इसको पावर चाहिए होगा? बेसिकली ये सोलर से भी चार्ज हो सकता है और आपके जो घर पे यूनिट जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे भी चार्ज हो सकता है। इसको चार्ज करने के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं और ये 6 घंटे तक का आपका बैकअप दे सकता है। काफ़ी उपयोगी जो ये उपकरण है, जो कि बैटरी और सोलर पैनल के माध्यम से चार्ज किया सकते हैं। तो ये टिलर यहाँ पर है जो कि काफ़ी उपयोगी हो सकता है किसानों के लिए, और ये भी जो है बैटरी से चलता है, रेगुलर पावर से इसको चार्ज किया जा सकता है, सोलर से भी इसको चार्ज किया जा सकता है। क्या खासियत है इसकी और किस तरीके से ये उपयोगी किसानों के लिए? जी, ये बहुत उपयोगी एक मशीन है। ये इक्विवेलेंट है, ये फुली इलेक्ट्रिक है, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं डलता। जैसे आप अपना घर में मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे चार्ज करो और इस्तेमाल करो। बेस्ट बात यह है इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, साउंड नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, और बहुत अफोर्डेबल है किसानों के लिए। मेक इन इंडिया ये प्रोडक्ट है, और ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत ही कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं ये किसानों के लिए। और दोनों ही इलेक्ट्रिक ये मशीनें हैं जो कि खेती किसानी में काम आती हैं। ये छोटा ट्रैक्टर और ये टिलर जो कि बैटरी से संचालित है, और इसको सोलर पावर से भी इसको चार्ज किया जा सकता है। कैमरामैन शिव के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जोधपुर के आसमान में इन दिनों लड़ाकू विमानों का जौहर देखने को मिल रहा है। भारतीय वायुसेना के तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के तहत यहां कई देशों के विमान एक साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। देश के सबसे बड़े बहुपक्षीय वायु अभ्यास का दूसरा चरण 30 अगस्त से 13 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, यूएई, जापान और सिंगापुर हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सूर्य किरण टीम समेत अमेरिका के A-10 और ऑस्ट्रेलिया के F-18 विमानों के साथ तेजस और सुखोई ने भी युद्धाभ्यास किया। वहीं 7 सितंबर को ओपन डे रखा गया है, जिसमें भारतीय विमानों का शो होगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने वायुसेना के तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के दूसरे चरण में हिस्सा लेने के लिए पहली बार अपने लड़ाकू विमानों को भारत में भेजा है। Be sure the wave we make with our commitment and friendship will spread through the Indo-Pacific and beyond. I'm looking forward to participate and gain new experience, learn new things, and have a nice time here in India. आगे बढ़ते हैं और अब कारोबार जगत से कुछ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बाजार में मुख्य सूचकांकों में गिरावट के बाद भी व्यापक बाजार का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 1368 शेयर्स हरे निशान में और 769 शेयर लाल निशान में नजर आए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी मिला जुला कारोबार हो रहा है। जानकारों के मुताबिक मध्यम अवधि में अमेरिका के बाजारों के आधार पर ही बाजार की चाल निर्भर हो सकती है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े कमजोर रहने और निजी क्षेत्र में वृद्धि दर सीमित रहने की चिंता की वजह से उम्मीद जताई जा रही कि फेडरल रिजर्व 17-18 सितंबर को होने वाली अपनी बैठक में नीतिगत ब्याज दरों को 50 बेसिस अंकों तक घटा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी दर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट से काफ़ी कम स्तर पर आ गई है। मौजूदा औसतन जीएसटी दर 2023 तक घट करके 12.2% हुई। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन करदाताओं के लिए सरलीकरण और सहजता सुनिश्चित करना सरकार के लिए सबसे पहले आता है। चेन्नई में द फाइनेंस मिनिस्टर्स इनसाइट पाथ फॉरवर्ड इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने रेवेन्यू बार एसोसिएशन के साथ संवाद करते हुए ये बातें कही।
The revenue neutral rate was 15.3% at the time of GST launching, 2017. But today, we've not kept it there only, revenue neutral 15.3, so let it be there. No, we've not left it there. It's actually at 12.2% as of 2023, meaning we could be earning more. But no, we've brought down the rates. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ने 7.2% की विकास दर का अनुमान रखा है। आईएमएफ ने भारत के लिए अपने विकास दर के अनुमान को संशोधित करके अब 7% कर दिया है। विश्व बैंक ने भी 24-25 के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान को 7% तक बढ़ा दिया है। मुंबई में FIBAC 2024 में संबोधन देते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत की विकास दर को लेकर के सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और रिजर्व बैंक के अनुमान लगभग समान है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा लगातार बरकरार है। For the current financial year, the Reserve Bank has projected a growth rate of 7.2%. The IMF has also projected India's growth prospect. They have in fact revised their growth projection for India upwards and have now placed it at 7%. And 2 days ago, the World Bank has also upgraded India's growth forecast to 7% for the financial year 24-25. So as you can see, I think the projections made by all the agencies, international agencies, as well as the Reserve Bank, I think our perceptions and projections are converging. वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू हवाई यात्री की जो यातायात की संख्या है वो 164 से 170 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय विमानन उद्योग पर अपना स्थिर दृष्टिकोण बरकरार रखा है। ICRA के मुताबिक भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वित्त वर्ष 2024-25 में 15 से 20% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में विमानन उद्योग के घाटे में भी कमी का संकेत दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में विमानन उद्योग का शुद्ध घाटा घट करके 2000 से 3000 करोड़ रुपए के बीच रह सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में व्यापार करने की सुगमता के लिए एक वास्तविक तर्कसंगत सिंगल विंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली के यशोभूमि में राज्यों के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन उद्योग समागम में उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वीकृति और सुविधाओं के लिए एक ही मंच पर आते हैं तो ये हर राज्य में वैश्विक निवेश को आकर्षित करेगा और इससे रोजगार के भी ज्यादा मौके मिलेंगे। विश्व भर में आपके राज्यों के जो पॉलिसीज है, जो सुविधाएं हैं और जो अप्रूवल्स है, वो सब निवेशकों को अपने जगह बैठे हुए, कोई अमेरिका में बैठा है, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, सब सुविधाएं जमीन खरीदने से लेके फैक्ट्री चालू करने के लिए या नया निवेश तक सब चीजें उनको वहीं पे उपलब्ध हो, ऐसी एक सुविधा केंद्र सरकार आगे चलकर देने जा रही है। और राज्यों को भी आमंत्रण है कि आप जितना नेशनल सिंगल विंडो से जुड़ेंगे, जितना आपके स्टेट्स की स्कीम्स उसके साथ जुड़ेंगी, उतना आपके स्टेट में स्वाभाविक रूप से निवेश आने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग कर रही है जिसमें लोगों को स्वीकृति और अनुपालन के लिए सरकारी कार्यालयों में आने की आवश्यकता ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रतिस्पर्धा और सहयोग के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम सब मिलके एक प्रकार से कंपटीशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, ये तीनों को, इस तीनों के संगम को अपना एक मंत्र लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो तेज गति से अमृतकाल में विकसित भारत की तरफ प्रगति कर रहा है, इस प्रगति को हम और तेज गति दे सकते हैं और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका मिलकर निभा सकते हैं। और अब कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में।
मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न तक भारतीय अनार की पहली खेप सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने यह जानकारी दी। इसे एपीडा इंडिया पवेलियन में फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया 2024 में प्रदर्शित किया गया, जिससे भारतीय अनार की वैश्विक मांग और बढ़ गई। भारतीय उद्योग परिसंघ आज से नई दिल्ली में CII इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। कॉन्क्लेव को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संबोधित करेंगे। आईटी मंत्रालय ने अपने स्टार्टअप एक्सेलरेटर के दूसरे समूह की घोषणा की। इसमें संभावित एक्सेलरेटर के माध्यम से चयनित और समर्थित 125 प्रारंभिक स्टार्टअप को फंडिंग सहायता और मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। उत्पाद, नवाचार, विकास और वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप एक्सेलरेटर के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 2 अक्टूबर है। संपत्ति सलाहकार फर्म JLL ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के निवेश में 22% बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली छमाही में $9.3 करोड़ का निवेश हुआ है। दूसरी छमाही की शुरुआत भी सकारात्मक रही है। पूरे 2024 में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में $41.3 करोड़ का निवेश हो सकता है। Amazon इस साल भारत से $5 बिलियन के छोटे उत्पादों का निर्यात करने की योजना बना रहा है, जो 2023 में करीब $3 बिलियन था। कंपनी ने कहा कि 2015 में शुरू Amazon ग्लोबल सेलिंग कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख निर्यातकों ने दुनिया भर के ग्राहकों को 40 करोड़ से अधिक मेड इन इंडिया उत्पाद बेचे हैं। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने बताया कि उसके बोर्ड ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने बिक्री के लिए तैनात मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खुदरा बिक्री की शुरुआत की। अयोध्या में एक नाबालिग दलित बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी शाहबान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रोकने की कोशिश की, तभी मुख्य आरोपी शाहबान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में शाहबान के पैर में गोली लगी, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए दूसरा युवक फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि शाहबान ने पिछले दिनों खंडासा थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। उस वक्त शाहबान के साथ उसका एक साथी भी वहां मौजूद था। घटना के बाद आरोपी और उसका साथी दोनों ही फरार हो गए थे। रात लगभग 9 बजे थाना खंडासा पुलिस द्वारा अपराध की दृष्टि से सतनापुर नहर के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी उन्हें मोटरसाइकिल से दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी तथा गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पैर में लग गई। वह गाड़ी के साथ वहीं गिर गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पूछताछ में घायल व्यक्ति ने अपना नाम शहबान पुत्र मोहम्मद वारिस निवासी ग्राम रायपट्टी थाना खंडासा बताया तथा फरार व्यक्ति का नाम मोनू पुत्र यार मोहम्मद बताया। दोनों अभियुक्तगण थाना खंडासा पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 192/24 धारा 64/351 2 BNS व 325 SC/ST एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त हैं। अभियुक्त शहबान के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व बिना नंबर की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अक्सर कहा जाता है कि अच्छे विचार मंथन से ही जन्म लेते हैं, वहीं महान विचार के पीछे एक कप शानदार कॉफ़ी का कमाल होता है। अगरतला के कुछ कलाकारों ने इस कहावत को अब सच कर दिखाया है। अगरतला के ये कलाकार अपनी कला के अनूठे प्रयोग से हजारों बाढ़ पीड़ितों की अब मदद में जुट गए हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। त्रिपुरा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर किसी ने अपनी स्तर पर मदद करने की कोशिश की। पीड़ितों की मदद के लिए आम आदमी से लेकर खास लोगों ने कई तरह के प्रयास किए। समाज के विभिन्न वर्गों ने बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति अपनी उदारता दिखाई। अब इसी कड़ी में अगरतला के ललित कला अकादमी, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और वहां के PhD के शोधार्थियों ने कुछ ऐसा पहल किया है जिसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा है। इन लोगों ने चित्र प्रदर्शनी के जरिए प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने का फैसला किया है। इस पहल का सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाकारों ने अपनी कला को दिखाने के लिए शहर के एक ऐसे कैफे को चयनित किया है जहां अमूमन लोगों की चहलकदमी देखी जाती है। मदद के लिए अनूठा प्रयास कर रहे इस टोली में एक 60 वर्षीय कलाकार भी हैं जो अपनी आर्ट वर्क के जरिए मदद के लिए पैसे जुटाने में लगे हैं।
जो यहाँ बाढ़ का माहौल है त्रिपुरा में, उसको लेके कैसे एक आदमी को द्रवित होना चाहिए, उसके मन में एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, सेवा भाव, करुणा भाव। तो उस चीज़ को ये लोग फलित किया है कि यहाँ जो वर्क बिकेंगे वो बाढ़ पीड़ितों के सेवा के लिए जाएंगे वो फंड। इस कैफे की सबसे शानदार बात यह है कि इसके मालिक भी एक कलाकार हैं, जो इन कलाकारों की पहल को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बाढ़ के समय भी कैफे के मालिक प्रणव चक्रवर्ती अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर पीड़ितों की मदद के लिए सुदूर क्षेत्रों तक गए। बाढ़ प्रभावितों की मदद के दौरान पैसों की कमी आई तो मदद में जुटे लोगों ने क्राउड फंडिंग का भी सहारा लिया। अब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ये सभी कलाकार अपने आर्ट वर्क को बेचकर पैसे इकट्ठे करने में जुटे हुए हैं। सभी कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों को बेहद कम कीमत पर बेचने की पहल कर रहे हैं, ताकि कोई भी आम इंसान इन कलाकृतियों को खरीदकर पीड़ितों की मदद में हाथ बटा सके। अगरतला के एक कैफे से शुरू हुए इस मुहिम से स्पष्ट है कि विपदा के समय इस तरह के मुहिम को अपनाकर अन्य राज्य और देश के कलाकार भी जरूरतमंद की मदद के लिए हाथ बटा सकते हैं। अगरतला से डीडी न्यूज के लिए कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट से। संदीप घोष, डॉक्टर संदीप घोष जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, अब उनको राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। डॉक्टर संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। संदीप घोष की याचिका पर एससी का अब सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। वित्तीय अनियमितताओं की जो सीबीआई से जांच कराने के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी उन्होंने, लेकिन अब एक बड़ा झटका लगा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को एक बड़ा झटका लगा है, सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। पूरा मामला बताएं, दरअसल 23 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो घोष के पूर्व प्रिंसिपल के कार्यालय के दौरान आरजीकर में जो कथित वित्तीय अनियमितता है उसकी जांच का जिम्मा संभालें। और उसके बाद सीबीआई ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे हैं। और चूँकि वो इस अवसर पर ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पे थे, तो उसके बाद आज उन्होंने शिक्षकों के साथ मुलाकात की है। आपको याद होगा पिछले वर्ष उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के अंदर वो ताकत होती है कि वो एक पूरी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं और देश के निर्माण के लिए शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सालाना कार्यक्रम के तहत वो शिक्षकों के साथ मुलाकात करते हैं। वो कई शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री अपने विज़न के साथ भी शिक्षकों
को अपने विजन के साथ जोड़ते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर अपना योगदान देते रहे हैं और इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल नई शिक्षा नीति के बाद में अब स्किल डेवलपमेंट पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है और शिक्षा के साथ साथ कैसे लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जाए और शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किए जाएं, शिक्षकों को कैसे अलाइन किया जाए नई शिक्षा नीति के अनुरूप, उस पर लगातार सरकार काम करती रही है। और प्रधानमंत्री ने भी शिक्षकों को सेंसिटाइज करने की कई मौक़ों पर कोशिश की है और इस बात को हमेशा वो पहुंचाते रहे हैं शिक्षकों को कि कैसे सरल और सहज तरीके से जो शिक्षा नीति है उसको लागू करना, एक सहज संवाद स्थापित करना, छात्रों के साथ उनके मनोबल को बढ़ाना और मुश्किल परिस्थितियों में एक प्रेरणा के रूप में शिक्षकों को अपने जीवन दर्शन के ज़रिए उनको प्रेरित करते रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कैसे शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं और जो वर्तमान चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए कैसे युवा पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं, उस पर विचार साझा किए। उधर पेरिस में जारी पैरालंपिक गेम्स में खेलों के 9वें दिन भारत के कई खिलाड़ी मेडल्स के लिए चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले भारत 8वें दिन तक 25 मेडल अपने नाम कर चुका है। भारत के खाते में अब तक 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 6 सितंबर को उनकी कोशिश होगी कि वो इस संख्या को आगे बढ़ाएं। एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले भारतीय दल इस स्पर्धा में आज भी पदक जीतने के इरादे से उतरेंगे। महिलाओं की 200 मीटर रेस में भारत की सिमरन पहले राउंड में उतरेंगी। सिमरन का ने 100 मीटर T1 में चौथा स्थान हासिल किया था। वहीं पुरुषों की जेवलिन के F54 वर्ग में दीपेश कुमार मैदान पर दिखाई देंगे। फायरिंग के दौरान भी हीट्स राउंड होंगे जिसमें यश कुमार और प्राची यादव एक्शन में नजर आएंगे। भारत के जेवलिन थ्रोवर दीपेश कुमार भी मेडल पर अपना दाव लगाएंगे। वहीं 400 मीटर में दिलीप गवित नजर आएंगे। पुरुषों के हाई जंप और महिला जेवलिन थ्रो में भी कई भारतीय खिलाड़ी दावेदारी पेश करेंगे। दिन के आखिर में पुरुष शॉटपुट में भारत के 2 खिलाड़ी सुमन राणा और होकटू होटल हिस्सा लेंगे। पावर लिफ्टिंग में बात करें तो महिला अप टू 67 किलोग्राम फाइनल्स में कस्तूरी राजामनी हिस्सा लेने जा रही हैं। कपिल परमार ने पैरा जूडो में भारत को कांस्य पदक दिलाने में सफलता हासिल की। 60 किलोग्राम पुरुषों के J1 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कपिल परमार ने ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। ये पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा में पदक हासिल किया है। गौरतलब है कि पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले कपिल भारत के पहले खिलाड़ी हैं। और भारत के धर्मवीर ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स के क्लब थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत करके अब इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गांव वैयापुर में जश्न का माहौल है। लेकिन पैरालंपिक में गोल्ड तक का धर्मवीर का सफर काफ़ी चुनौतियों भरा रहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पेरिस पैरालंपिक में क्लब थ्रो F51 इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले धर्मवीर की कहानी खेल प्रेमियों ही नहीं बल्कि सभी युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक है। 18 जनवरी 1989 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे धर्मवीर किसान परिवार से हैं। साल 2012 में धर्मवीर ने नहर में नहाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जल स्तर कम होने के चलते वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधे से ज्यादा शरीर निष्क्रिय हो गया। जब धर्मवीर अपनी चोट से उबर रहे थे तो उनकी मुलाकात स्टार पैरा एथलीट अमित सरोहा से हुई, जिन्होंने उन्हें खेल की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद धर्मवीर ने खुद को पैरा एथलीट के रूप में तपाना शुरू किया और उसके सुखद परिणाम आने भी शुरू हो गए। धर्मवीर की उपलब्धियों पर नजर डालें तो 2018 के एशियाई पैरा खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता। 2022 के एशियाई पैरा खेलों में भी उन्होंने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। 2024 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया।
अब पेरिस पैरालंपिक में धर्मवीर ने क्लब थ्रो F51 इवेंट में 34.92 मीटर की दूरी के थ्रो के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत के ही प्रणव सूरमा ने इस इवेंट का रजत पदक जीता है। पैरालंपिक खेलों में ये पहला मौका रहा जब भारत ने एथलेटिक्स के इवेंट में 1-2 हासिल किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। ज्योति बेरवाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 76 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल्स में उन्होंने हंगरी की पहलवान को शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की 59 किलोग्राम वर्ग में कोमल और 68 किलोग्राम वर्ग में सृष्टि ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब इतिहास रच दिया है। वो शीर्ष स्तर पर 900 गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने नेशंस लीग में क्रोएशिया के खिलाफ अपना 900वां गोल किया और इस गोल की मदद से पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अपने अभियान का जीत के साथ आगाज भी किया। पुर्तगाल के रोनाल्डो का ये रिकॉर्ड 131वां गोल था। वो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। रोनाल्डो ने अपने करियर में 900 गोल विश्व के शीर्ष क्लब के लिए खेलते हुए किए और उन्होंने ये गोल स्पोर्टिंग लिस्बन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यूवेंट्स और सऊदी अरब के क्लब अल नसर के लिए किए हैं। और हम वापस आते हैं हमारी उस खबर की ओर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिक्षकों के साथ मुलाकात की। इस पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से वो लगातार शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों से बात करते रहे और हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त हमारे साथ हैं। निशांत, कितनी महत्वपूर्ण रही ये बैठक और कौन सी बड़ी बातें ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री शिक्षकों के साथ मुलाकात करते हुए और शिक्षक दिवस के अवसर पर जिन महत्वपूर्ण शिक्षकों के योगदान पर लगातार प्रधानमंत्री अपने सुझाव, अपनी बातें उनके साथ शेयर करते रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले शिक्षकों के साथ मुलाकात की है और अपने विचार साझा किए हैं। निशांत राय हमारे साथ हैं। निशांत, कौन सी बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री ने इस संबोधन के दौरान साझा की शिक्षकों के साथ? निशांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? निशांत सौरभ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम प्रयास करते हैं अपने संवाददाता निशांत सौरभ के साथ जुड़ने की और बात करने की कि आज प्रधानमंत्री ने शिक्षकों के साथ संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कही। लेकिन जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, शिक्षकों के योगदान को लेकर के, विकसित भारत में उनकी भूमिका को लेकर के, छात्रों के साथ संबंध को लेकर के लगातार अपनी बातें, अपने विचार, अपने विज़न को प्रधानमंत्री साझा करते रहे हैं और आज भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान अपने विचारों को शिक्षकों के साथ साझा किया है।
भविष्य के सक्षम नागरिक तैयार करने में शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। निशांत सौरभ हमारे साथ हैं। निशांत, इस बातचीत में वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री अपने विचार साझा कर सकते हैं और शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं? जी अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए जो शिक्षकों का चयन किया गया है, वो देश भर से 82 शिक्षकों का चयन किया गया है इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। और ये जो शिक्षकों का चयन किया जाता है शिक्षक पुरस्कार के लिए, एक 3 स्तरीय एक प्रक्रिया होती है, त्रिस्तरीय हम कहें एक प्रक्रिया होती है, जो जिला स्तर की प्रक्रिया होती है, राज्य स्तर की प्रक्रिया होती है और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो एक इंडिपेंडेंट जूरी होती है जो कि शिक्षकों का चयन इन पुरस्कारों के लिए करती है। तो इस बार जो 82 शिक्षकों का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए, इनमें से 50 शिक्षक स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से हैं। और ये जो 50 शिक्षक हैं वो देश भर के 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से जुड़े हुए हैं ये शिक्षक। और इनका चयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन 50 शिक्षकों का चयन किया है। एक जैसा कि मैंने बताया कि 3 लेवल की एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से इनका चयन किया जाता है। और पहले आपको मालूम होगा अजय कि जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का चयन ही इन पुरस्कारों के लिए किया जाता था, लेकिन पिछले साल से इसमें बदलाव किया गया और अब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उनके शिक्षक को भी शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो कौशल विकास संस्थान है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के, उनके शिक्षकों को भी अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है पिछले साल से। जो ITI और पॉलिटेक्निक और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं, और उसके अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो कॉलेज, विश्वविद्यालय, IIT जैसे संस्थान है, उनके भी शिक्षकों को अब ये दिया जाने लगा। ये पिछले साल से इसमें बदलाव हुआ है। तो इस बार स्कूली शिक्षा के जहां 50 शिक्षकों का चयन किया गया है, वहीं 16 शिक्षक उच्च शिक्षण संस्थानों के हैं और 16 जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षक हैं। यानी कुल मिलाकर 82 शिक्षकों का चयन किया गया है इन शिक्षक पुरस्कारों के लिए। और कल ही इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये जो शिक्षक जिनका चयन किया गया है, ये निश्चित तौर पर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और अपनी प्रतिबद्धता और अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उनमें सुधार लाने का काम किया है, बल्कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पढ़ाते हैं, उनके एक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है, उनके जीवन को समृद्ध करने का काम किया है। तो अब जो शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, पहले आपको मालूम होगा कि राज्यों के द्वारा नाम भेजे जाते थे, केंद्र सरकार को शिक्षकों के नाम भेजे जाते थे और उनका चयन किया जाता था इन शिक्षक पुरस्कारों के लिए। लेकिन जो केंद्र में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई 2014 में, उसके बाद ऐसा लगा कि इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लानी चाहिए, क्योंकि पहले जो नाम भेजे जाते थे राज्यों की ओर से, उसमें कुछ मनमानी की भी बातें सामने आती थी, तो पारदर्शिता की कमी थी। तो ऐसे में सरकार ने 2018 में निर्णय लिया कि ये जो शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जाए और इसे अधिक पारदर्शी बनाया जाए। तो अब इसमें ये किया गया है कि जो शिक्षक हैं वो खुद ऑनलाइन नामांकन करते हैं इन पुरस्कारों के लिए और वो बताते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा शिक्षा में अनोखा काम किया है, ऐसा क्या नवाचार किया है और छात्रों के जीवन में किस तरह सकारात्मक बदलाव आया है। तो वो ऑनलाइन नामांकन करते हैं और उसके बाद राज्यों के द्वारा जो नाम शॉर्टलिस्ट करके भेजा जाता है, उनको स्वतंत्र जूरी देखती है, उनका प्रेजेंटेशन होता है शिक्षकों का इस जूरी के समक्ष और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उनका चयन
इन पुरस्कारों के लिए किया जाता है, जिनको कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रपति हर साल सम्मानित करती हैं और जाहिर तौर पर ये जो बदलाव किए गए हैं शिक्षक पुरस्कारों की प्रक्रिया में, उसका एक जो मकसद है कि जो अधिक योग्य यानी टैलेंटेड शिक्षक, जो प्रतिभाशाली शिक्षक हैं और जो नवाचार जिन्होंने किया है, अधिक नवाचार करने वाले शिक्षक हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पुरस्कृत करना इसका मकसद है। तो कल हमने देखा कि राष्ट्रपति ने इन शिक्षकों को सम्मानित किया। जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होती है शिक्षकों के लिए, इस लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि होती है और इससे उनको प्रेरणा भी मिलती है कि आने वाले समय में, भविष्य में और बेहतर तरीके से पठन पाठन का कार्य करें, छात्रों को और कैसे तकनीक का और बेहतर किया जाए शिक्षा में, तो इसकी प्रेरणा भी शिक्षकों को मिलती है। तो आज प्रधानमंत्री ने भी इन शिक्षकों से मुलाकात की है। हर साल प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस के मौके पर इन शिक्षकों से मुलाकात करते हैं और इसी कड़ी में इस बार भी प्रधानमंत्री ने इन शिक्षकों से मुलाकात की है। तो जाहिर तौर पर ये जो देश भर के चयनित शिक्षक हैं, 82 शिक्षक हैं, उनके लिए एक गौरव का पल है कि कल राष्ट्रपति के हाथों इन्हें सम्मानित किया गया और आज प्रधानमंत्री ने भी इन शिक्षकों से मुलाकात की है और उनको और मोटिवेट किया है इन शिक्षकों को कि कैसे भविष्य में और बेहतर तरीके से ये काम करे और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में आई है, उसको धरातल पर उतारने में इन शिक्षकों का काफी बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि शिक्षा नीति को अगर सफल बनाना है तो उसके दो जो मेन स्टेक होल्डर मैं कहूँ तो शिक्षक और छात्र ही हैं। तो एक शिक्षक ही है जो कि छात्रों के भविष्य का निर्माण करते हैं और जो जैसा कि प्रधानमंत्री हमेशा से ये कहते हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। तो 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो जो आने वाले जो 25 साल हैं उस दौरान यही जो युवा जो आज स्कूल कॉलेज में हैं वही इसके कर्ता धर्ता होंगे विकसित भारत के निर्माण में के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर ये 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है तो उसमें इन शिक्षकों की बड़ी भूमिका होगी और उनका बड़ा योगदान होगा। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने आज जब शिक्षकों को संबोधित किया होगा तो इस बात का निश्चित तौर पर जिक्र किया होगा कि कैसे भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने में उनका योगदान रह सकता है। तो जाहिर तौर पर शिक्षकों को इससे काफी प्रेरणा मिलेगी और शिक्षा नीति जो कि आने वाले समय में देश भर में सभी राज्यों में लागू होगा, तो उसमें कैसे ये बेहतर तरीके से योगदान दे सकते हैं, इसका भी इस संबोधन के दौरान जिक्र किया होगा। इंटरेक्शन जो हुआ है शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री का, तो उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई होगी। धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है उन शिक्षकों के साथ जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिलहाल समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।